रोज 2 घंटे तुमको पिछला देखना है, समझ रहे हो? और टेस्टनजी, जावा, एपीआई, सेलेनियम, ये 4 टॉपिक याद रखना, ये तो पढ़ते ही रहो हमेशा, रोज़ 2 घंटे इस पे देना। और आज हम लोग बात कर रहे थे किसकी, अगर हम किसी भी टूल की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे थे? प्लेराइट की। अभी हमें प्लेराइट देखना है और जेनकिंस देखना है, ठीक है? तो चलो पहले बात करते हैं प्लेराइट की, है ना? तो प्लेराइट भी क्या है? जैसे सेलेनियम एक ऑटोमेशन टेस्टिंग का टूल है, दुनिया में बहुत है ना, सेलेनियम, एपीएम है, प्लेराइट, साइप्रस, वेब ड्राइवर, आईओ, क्यूटीपी, रेशनल, ऐसे करके 50 क्या हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग के टूल्स हैं। उनमें से एक टूल है कि कौन सा? प्लेराइट। ज़्यादा पुराना नहीं है, मुश्किल से 3-4 साल पुराना, और इस टूल का डेवलपमेंट किया है किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है? और 3-4 साल से चल रहा है। ये टूल भी कई लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट वालों का है। जनरली तो माइक्रोसॉफ्ट वालों की चीज़ें क्या होती हैं? पेड होती हैं, बट ये क्या है? प्लेराइट जो है ये फ्री है, ओपन सोर्स है, क्योंकि अब माइक्रोसॉफ्ट की भी ये स्ट्रेटजी है कि बहुत से अपने टूल्स या जो चीज़ें हम बनाएंगे या जो बना रखे हैं उनको धीरे धीरे करके क्या करेंगे? ओपन सोर्स करेंगे, ठीक है? मतलब उनको फ्री कर देंगे और उनका कोड अवेलेबल करवा देंगे। तो प्लेराइट भी ऐसा ही एक टूल है, और किसका फंडिंग किसकी है इसमें? माइक्रोसॉफ्ट। और ये जो टूल है कई लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। सबसे बड़ी बात ये है, ये जो जैसे सेलेनियम नहीं करता तुम्हारा, जावा है ना, जावा, सी शार्प पर, पाइथन, पीएचपी, रूबी सब पे चलता है ना, वैसे ही तुम्हारा ये प्लेराइट भी ये सपोर्ट करता है किसको? जावास्क्रिप्ट को। किसको? टाइप स्क्रिप्ट को, जावा को और पाइथन। मेनली इन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। इनमें से जिस भी लैंग्वेज में तुम कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज से प्लेराइट को यूज कर सकते हो। जैसे सेलेनियम नहीं था, तुम जार डाउनलोड किए थे ना, क्योंकि तुम जावा में यूज़ कर रहे थे। तुम सी शार्प में अगर यूज़ करना चाहते तो जार के बजाय तुम DLL डाउनलोड करते, ये भी नेट पे इजीली मिल जाता, वहाँ से क्या कर लेते तुम? डाउनलोड कर लेते, जैसे ये यूज़ कर रहे थे वैसे उसे यूज़ करते। तो ऐसे ही प्लेराइट के भी 3-4 एक तरह से कहो वेरिएंट है। जावास्क्रिप्ट वेरिएंट या टाइपस्क्रिप्ट वेरिएंट भी है, जावा वेरिएंट भी है और पाइथन वेरिएंट। तो इनमें से किसी लैंग्वेज के थ्रू हम अपना बताएं तो अपनी कंपनी में हम लोग यूज़ करते हैं किस पे? इसको जावा से। हम अपनी कंपनी में इसे यूज़ करते हैं किस लैंग्वेज पे? जावा लैंग्वेज के साथ, ठीक है? तो लेकिन मार्केट में ज़्यादा यूज़ होता है क्या? जावास्क्रिप्ट या टाइप स्क्रिप्ट। मतलब जहाँ जहाँ मार्केट में प्लेराइट यूज़ होता है तुम्हें 90% प्लेसेस पे क्या मिलता है? जावास्क्रिप्ट या टाइप स्क्रिप्ट मिलता है। देखो हम लोग जावा क्यों यूज़ कर रहे थे? सेलेनियम सीखने के टाइम पे हम तुम्हें जावा क्यों सिखाए, कोई और लैंग्वेज क्यों नहीं सिखाए? इसलिए क्योंकि 90% मार्केट सेलेनियम को जावा के साथ क्या करता है? यूज़ करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट जावा में चल रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस भी कहाँ मिलेंगे जॉब के? जावा में ही मिलेंगे, इसलिए हम लोग जावा कर रहे हैं। लेकिन ये जो लैंग्वेज आई प्लेराइट, सॉरी ये टूल आया प्लेराइट, ये जावास्क्रिप्ट को भी करता है। और मेजॉरिटी ऑफ जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो 90% दुनिया में प्रोजेक्ट चल रहे हैं प्लेराइट पे, वो 90-95% सिर्फ किस पे चल रहे हैं? जावास्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट पे चल रहे हैं, ठीक है? तो इसीलिए प्लेराइट के साथ हम लोग क्या सीखते हैं? जनरली जावास्क्रिप्ट सीखते हैं। प्लेराइट विथ जावा। क्या हो रहा है यार?
प्ले राइट विथ जावा स्क्रिप्ट इसीलिए सीखते हैं क्योंकि दुनिया में हर जगह क्या यूज़ हो रहा है, जावा स्क्रिप्ट यूज़ हो रहा है प्ले राइट के साथ। ठीक है, तो इतना आइडिया लगा कि प्ले राइट है एक ऑटोमेशन टेस्टिंग का टूल है, कई लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, लेकिन जनरली दुनिया यूज़ करती है इसको जावा स्क्रिप्ट के साथ। इसलिए हम लोग भी क्या सीखेंगे, एज ए लैंग्वेज जावा स्क्रिप्ट सीखें। ठीक है, अच्छा इसी में लेकिन एक बात और आती है, अब ले दे के किसकी मेन बात आ गई, जावा स्क्रिप्ट की आ गई ना, ले दे के मेन बात किसकी आ गई, जावा स्क्रिप्ट की आ गई, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट के साथ ही दुनिया में ये यूज़ होता है। तो अब हमें देखना होगा आखिर जावा स्क्रिप्ट क्या है, कैसे काम करती है, तभी तो हम प्ले राइट को यूज़ कर पाएंगे। और अच्छी एक बात और बताएं, प्ले राइट में भी बड़े फीचर्स हैं, प्ले राइट में भी बड़े क्या हैं, फीचर्स हैं, लेकिन वो सारे फीचर्स जैसे प्ले राइट टूल है जावा के साथ भी यूज कर लो, उसके साथ पाइथन के साथ भी, जावा स्क्रिप्ट के साथ भी, लेकिन सारे फीचर्स तब मिलते हैं जब तुम इसको यूज़ करते हो किसके साथ, जावा स्क्रिप्ट के साथ। इसलिए भी लोगों की ये पसंद है कि प्ले राइट को यूज़ किया जाए। क्या, अरे यार इसमें एक ये भी ऑप्शन होता है कोड जनरेटर का, मतलब ऑटोमेशन करने के लिए तुम्हें कोड नहीं लिखना है, कोड जनरेटर का यूज़ करो और तुम बस वो काम करते चले जाओ जो काम तुम्हें करना है मैनुअली, अपने आप उसके लिए कोड क्या करेगा, लिख देगा, तुम्हें कोड खुद से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये फीचर भी इसमें है, लेकिन ये फीचर जावा के साथ नहीं पाओगे, ये फीचर किसके साथ पाओगे, जावा स्क्रिप्ट के साथ पाओगे। तो इसीलिए अगर इसको फुल यूटिलाइज करना है तो भी हमें लैंग्वेज कौन सी यूज़ करनी चाहिए, जावा स्क्रिप्ट। इतनी बात समझ में आती है सबको। अच्छा अब आते हैं जावा स्क्रिप्ट पे कि जावा स्क्रिप्ट ही क्यों आई, कब आई, या ये लैंग्वेज का क्या यूज है ना, या आपने कभी देखा है या नहीं देखा है। तो पहले ये बता दें जावा स्क्रिप्ट आई थी कब, 1995 में जावा स्क्रिप्ट आई थी 1995 और बनाने वाला था ब्रेंडन आइक। इसने जावास्क्रिप्ट बनाई थी ब्रेंडन आइक ने कब, 95 में। ठीक है, और कैसे बनाई थी ये भी बता दे तुमको। एक किस कंपनी में काम करता था, सॉरी ये ब्रेंडन आइक, तो ये एक कंपनी थी, पहले तुम लोग को नहीं पता होगा, अब तो उसका ब्राउज़र बंद हो गया। पहले दुनिया में जैसे तुम लोग आज ये ब्राउज़र यूज़ नहीं कर रहे हो क्या, क्रोम और ये सब ना, क्रोम है, सफारी है, प्लस क्या है, एज है ना। पहले एक और ब्राउज़र हुआ करता था, उसका नाम था नेटस्केप, NETSCAPE। एक ब्राउज़र था, मतलब एक कंपनी थी, कंपनी का नाम था नेटस्केप। इसका ब्राउज़र मार्केट में चला करता था। ठीक है, इसका ब्राउज़र जो है मार्केट में चला करता था। तो इस आदमी ने नेटस्केप के ब्राउज़र के लिए 1995 में जावास्क्रिप्ट बनाई थी ऐसे ही, और सिर्फ 10 दिन में एक छोटी सी लैंग्वेज बनाई थी, क्योंकि इसका काम भी छोटा था। काम क्या था ये भी अब समझते हैं, क्यों बनाया इसने, और नेटस्केप नाम का एक क्या था, ब्राउज़र था। तो तुमको ये पता है एक वेब एप्लीकेशन का कंसेप्ट तो पुराना है, वो भी सन 90 के आसपास का है, जब वेब एप्लीकेशन मार्केट में आ गए थे। और इंटरनेट एक्सप्लोरर नाम का एक चला करता था, क्या वो ब्राउज़र था इनका, माइक्रोसॉफ्ट वालों का सबसे पहले वही था फेमस। तो तुमको पता है ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे चलता है। हम लोग जो ये ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, हम लोग क्या है, क्लाइंट है। हम यहाँ से कुछ भी करते हैं, क्या होता है, यहाँ से क्या जाती है, रिक्वेस्ट जाती है कहाँ, सर्वर के पास। फिर इसके बाद सर्वर क्या करता है, वहाँ से रिस्पॉन्स देता है, ये हमको आता है ना। अब लेकिन इसी में देखा जाए तो कुछ बड़े छोटे छोटे काम दिखे, जैसे अच्छा देखो, मान लो एक लॉगिन पेज है किसी का भी, किसका बताएं, चलो किसी का भी एक लॉगिन पेज है, सपोज करो तुम्हारा किसका है, ये वी टाइगर का। क्या फीचर इसमें एक दिखता है तुमको, यही है ना ब्राउज़र URL,
ये देखो क्या मांग रहा है, यूज़र नेम, पासवर्ड और लॉगिन बटन पे क्या करने को बोल रहा है, क्लिक करने को बोल रहा है। सपोज करो तुमने यूज़र नेम नहीं डाला, पासवर्ड नहीं डाला और लॉगिन बटन पे सीधे क्या किया, क्लिक कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ से क्या जाएगी, रिक्वेस्ट जाएगी कहाँ, सर्वर के पास। सर्वर देखेगा ना भैया यूज़र नेम ब्लैंक है, पासवर्ड क्या है, ब्लैंक है, ठीक है। तो ब्लैंक नाम का यूज़र नेम पासवर्ड तो डेटाबेस में है नहीं, तो रिस्पॉन्स में वो दे देगा कि भैया यूज़र नेम पासवर्ड ब्लैंक है इसलिए लॉगिन नहीं होगा, या यूज़र नेम पास होगा कि नहीं होगा ऐसा। या तुम लोग आगे बढ़ो इसी में, इसी एप्लीकेशन को सोचो, ये भी टाइगर ही देखो, आगे बढ़ो, तुम जाते हो लीड क्रिएट करने, है ना। तो लीड क्रिएट करते हो, वहाँ पे वैल्यूज़ क्या करते हो, डालते हो, डालने के बाद क्या करते हो, सेव बटन पे क्या करते हो, क्लिक करते हो, क्या जाती है, एक रिक्वेस्ट जाती है और फिर वहाँ से क्या आता है, रिस्पांस आता है। सही रहती है चीज़ें तो सेव करता है, गलत रहती है चीज़ें तो सेव नहीं करता। ये होता है ना, ये होता नहीं है, ये होता था। हर छोटे छोटे कामों के लिए पहले क्या होता था, ध्यान से देखो, जो ये बनी है तुम्हारे सामने, जो यूआई दिख रहा है, ये यूआई किस में बना है, HTML में। और HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है कि आप कंडीशन लगाओगे, लूप लगाओगे, वेरिएबल बनाओगे, ये इस पे बेस्ड नहीं है। ये तो बस चीज़ों को दिखाने के लिए, यूआई बनाने के लिए, विजुलाइज करने के लिए एक मार्कअप लैंग्वेज बनाई गई कि भैया हाँ, इनपुट लिख दोगे तो टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा, बटन लिख दोगे तो बटन बन जाएगा, ए लिख दोगे तो क्या बन जाएगा, लिंक बन जाएगा। ये एक बड़ी बेसिक सी लैंग्वेज है, कौन सी, HTML, है ना। तो HTML में तो कोई क्वालिटी है नहीं, HTML में तो प्रोग्रामिंग होती नहीं। प्रोग्रामिंग किस में होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होती है। जैसे तुम्हारी जावा है, जावा है, जावा स्क्रिप्ट है, दुनिया भर की 50 लैंग्वेज है, इनमें होती है ना, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि जब तुम रिक्वेस्ट भेजते हो तो यहाँ से सिर्फ रिक्वेस्ट जाती है और सर्वर पे कोड क्या करता है, आपकी चीज़ को चेक करता है, लॉजिक लगाता है, उसके हिसाब से क्या देता है, आपको रिस्पॉन्स देता है। तब लेकिन अच्छा सोचो, ये तो बड़ी बेसिक गलती है कि नहीं, कि एक आदमी यूज़र नेम न डाले और पासवर्ड न डाले और लॉगिन बटन पे क्या करे, क्लिक कर दे। ये तो बड़ी बेसिक गलती है ना यार। जाके सर्वर से कहोगे कि सर्वर देखेगा, ये करेगा, वो करेगा। तो उस आदमी ने सोचा, ब्रेंडन आइक ने, कि क्यों ना इसी ब्राउज़र के अंदर ही कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डाल दी जाए, जो छोटी मोटी चीज़ें क्या कर ले, चेक कर ले सर्वर पे भेजने से पहले। तो बेवजह का टाइम बचेगा ना, ट्रांजैक्शन बचेगा नहीं। हर चीज़ तुम सर्वर से पूछने जा रहे हो, ये तो बड़ी बेसिक सी गलती है कि आपने यूज़र नेम पासवर्ड ही नहीं डाला, सीधे क्या कर दिया आपने, लॉगिन बटन पे क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। ये तो बड़ी बेसिक गलती है भाई आपकी। बोलो क्या कहते हो, ये बात समझ में आती है सबको। तब इसी काम के लिए उसने जावास्क्रिप्ट नाम की लैंग्वेज बनाई, कि कहा कि इसी HTML के अंदर वो एक लैंग्वेज बना देते हैं और उस लैंग्वेज को नेटस्केप नाम का, देखो वो लोग उसी कंपनी में थे, नेटस्केप का ब्राउज़र खुद ही बना रहे थे। तो उसने क्या किया, जावास्क्रिप्ट नाम की एक छोटी सी लैंग्वेज बनाई, उसको समझने का छोटा सा एक इंजन बनाया और उसको उसने ब्राउज़र के अंदर क्या कर दिया, डाल दिया। और उसके अंदर लॉजिक लिख दिया कि अगर कोई ब्लैंक डाल रहा हो, या पता चला ईमेल आईडी कहीं डालनी है, @ नहीं डाल रहे हो और सीधे सेव करोगे तो क्या होता है, मैसेज आता है ना कि भैया ईमेल आईडी में क्या होना चाहिए, कम से कम @ तो होना चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपका फॉर्मेट गलत है। ये बात सर्वर से नहीं पूछता, ये सारा लॉजिक इसी के अंदर डाला गया। इसीलिए कभी कभी ध्यान से देखो अगर तुम्हें, तो अपने HTML कोड में तुमको एक टैग और दिखता होगा, स्क्रिप्ट नाम का। देखो ये देखो, इसी के अंदर कहीं बहुत बार क्या लिखा होता होगा, स्क्रिप्ट नाम का एक टैग। सॉरी यार, क्या हो रहा है,
ये देखो एक स्क्रिप्ट नाम का टैग दिख रहा है कि नहीं? ये सिर्फ इसीलिए लगा हुआ है स्क्रिप्ट नाम का टैग, किस लिए? जावा स्क्रिप्ट के लिए। तब उसने उस ब्राउज़र के अंदर जावा स्क्रिप्ट डाली थी, और इसके बाद जनरली काम करना किसका काम होता है? सर्वर का। लेकिन क्लाइंट साइड पे भी काम होने लगा, बहुत सी चीज़ें क्लाइंट साइड पे ही चेक होने लगी। इसीलिए जावा स्क्रिप्ट को कहा गया कि देखो, पहले तो आपको पता है ना, दो चीज़ें होती हैं, एक क्लाइंट होता है और क्या होता है? सर्वर होता है। और क्लाइंट का मतलब, क्लाइंट कौन होता है तुम्हारा? ब्राउज़र ना। क्लाइंट कौन होता है भाई? ब्राउज़र होता है कि नहीं होता? क्लाइंट कौन है आपका? ब्राउज़र है। और ब्राउज़र के अंदर यूज़ होती है क्या? जावा स्क्रिप्ट। मतलब आप HTML में जावा स्क्रिप्ट यूज़ करोगे तो ब्राउज़र उसको समझ के क्या करेगा? चला लेगा। ये कोडिंग कहाँ चलती है? ये कोडिंग सर्वर पे नहीं चलती। ये कोडिंग कहाँ रहती है? ब्राउज़र के अंदर, यही HTML के अंदर रहती है, तो ये यहीं पे चलती है ना। ये क्लाइंट है ना। इसीलिए जावा स्क्रिप्ट का काम क्या था? इसको बोलते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। और जो हम लोग सर्वर पे कोड लिखते नहीं है लैंग्वेज में, जैसे जावा यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं? C# यूज़ करते हैं, PHP यूज़ करते हैं, जो रिक्वेस्ट आती है जिसको मैनेज करता है, इनको बोलते हैं क्या? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। तो जावा स्क्रिप्ट आई थी किसके लिए? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए, कि हर काम के लिए सर्वर पे जाने की ज़रूरत ना हो। बहुत सा काम कहाँ हो जाए, छोटी मोटी चीज़ें कहाँ हो जाए? क्लाइंट साइड पे ही हो जाए। इसीलिए बनाई गई क्या? जावा स्क्रिप्ट। कब? 95। और पहले नेटस्केप ब्राउज़र के लिए उन लोगों ने इसको बनाया था, और सिर्फ 10 दिन में बनाया था। नाम क्या रखा? जावा स्क्रिप्ट। क्यों? क्योंकि ये नाम जावा से मिलता जुलता था, और जावा की उस समय बड़ी ब्रांडिंग की जा रही थी। जावा के पीछे जो कंपनी थी उसका बहुत क्या कर रही थी? एडवर्टीजमेंट कर रही थी, सब कुछ कर रही थी। उसका लॉन्च बड़ा मतलब ग्रैंड था, सब कुछ बड़ा पैसा खर्च हो रहा था जावा के लॉन्च करने से लेके, और जावा को वो करने के लिए। तो इन लोगों ने भी नाम क्या रखा फिर? जावा स्क्रिप्ट, जिससे हमें ज़्यादा मार्केटिंग की ज़रूरत न पड़े। ठीक है। और जावा, और वैसे जावा कब की लैंग्वेज है? जावा नाम भी कब आया है? 95 में ही आई है। जावा कब आई है? जावा नाम से जावा 95 में आ गई, लेकिन जावा का डेवलपमेंट 91 में ही स्टार्ट हो गया था। ये मतलब जावा बनाने वालों ने, ठीक है, 91 में ये कंपनी थी तुम्हारी सन माइक्रो सिस्टम्स। ठीक है, सन माइक्रो सिस्टम्स में बनी थी ये जावा। किसके अंडर में? जेम्स गोसलिंग के अंडर में 91 में बनना स्टार्ट हुई थी। तब इसका नाम जावा नहीं था, तब इसका नाम क्या था मालूम है? तब ग्रीन प्रोजेक्ट नाम था। सबसे पहले एक प्रोजेक्ट था, ये भी उनके लिए नया कुछ बना रहे थे, एक नई लैंग्वेज बना रहे थे, तो नाम क्या रखे थे? ग्रीन प्रोजेक्ट। इसके बाद में उसका नाम इन लोगों ने प्लान किया कि रखेंगे क्या? ओक। मतलब ओक, ओक का मतलब OAK। ओक क्या है? एक पेड़ है, एक क्या है? ट्री है। जहाँ सन माइक्रो सिस्टम्स में वो लोग बना रहे थे, तो वहीं विंडो के सामने, खिड़की के सामने एक पेड़ था। तो ये लोग प्लान किए थे कि नाम क्या रखेंगे लैंग्वेज का? इसका नाम ओक ही रखेंगे। ठीक है। लेकिन बाद में ये इशू आ गया कि ओक नाम किसी ने रजिस्टर्ड, पहले ही ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा रखा था। तब इनको मजबूरी थी कि ये लोग ओक नाम नहीं यूज़ कर सकते थे। तब ये लोग क्या यूज़ किए? जावा। और उसी के कुछ दिन बाद, उसी टाइम पे भाई जावा का तो हल्ला था ही, क्योंकि काम तो 4 साल पहले से चल रहा था, है ना। तब इसीलिए इन लोगों ने भी नाम क्या रखा? जावा स्क्रिप्ट रखा। और चलो एक काम करते हैं, तुमको इसका यूज़ दिखाते हैं पहले। ये क्या है? ChatGPT है। चलो ChatGPT यूज़ करते हैं, कहते हैं
जावास्क्रिप्ट। शुरू में देखो कैसे आई थी ये। ये कॉपी कर लेते हैं जो कोड इसने लिख के दिया है। देखो भाई ये HTML है सिंपल सा, कोई सर्वर वर्वर तो अभी है नहीं। सीधे हमने क्या किया, एक नोटपैड ओपन किया, इसको कॉपी करके क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद इसे क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं डेस्कटॉप पे। लिख देते हैं कुछ भी फॉर्म, और इसके बाद उस डॉट, जानते हुए क्या है ये HTML है भाई। ब्राउज़र में देखो, ब्राउज़र में खोलनी ऑल फाइल्स सेव करो, ये है। ये देखो तुमको, हाँ गूगल क्रोम में खोल दो, ये देखो एक छोटा सा ऐसा दिखा कि नहीं मिला। ऐसे ही पेज होते हैं ना यार, ऐसे ही पेज होते हैं ना कि भाई नेम डालो, ईमेल डालो, पासवर्ड डालो, मैसेज डालो, क्या डालो, सबमिट करो। इसी तरह से दुनिया भर के फॉर्म भरते हो, ऐसे सारे फॉर्म होते हैं। अगर इसमें जावास्क्रिप्ट नहीं होती तो कुछ भी करते तो क्या होता, रिक्वेस्ट जाती भाई। अगर यहाँ तो सर्वर है नहीं तो कुछ होता ही नहीं। अब लेकिन जरा ध्यान दो, एक काम करते हैं, राइट क्लिक करके क्या कर देते हैं, इंस्पेक्ट, या लिख देते हैं क्या, व्यू पेज सोर्स। ये तो HTML है जो है। यहाँ देखो स्क्रिप्ट लिखा है कि नहीं लिखा है, फंक्शन लिखा है कि नहीं लिखा है। एक काम करते हैं, और रुक जाओ, यही है ना कोड, ये स्क्रिप्ट है। ये स्क्रिप्ट कहाँ स्टार्ट हुआ है, ये, इसे क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक, स्क्रिप्ट नाम की चीज़ हमने क्या कर दी, हटा दी, और इसको सेव कर देते हैं। देखो अब तुम्हारा फॉर्म कहाँ है, यही फॉर्म है ना यार, देखो खुल रहा। लेकिन इसमें कुछ भी गलत सही करो, जैसे मान लो लिखे हैं और इसके बाद क्या डालें, पासवर्ड, और मान लो नाम न डालें, यूज़र नेम न डालें, सबमिट बटन पे क्या करें, क्लिक करें। तो कुछ इससे हो रहा है, कुछ मैसेज एरर, गलत सही कुछ बता रहा है, नहीं बता रहा, क्योंकि ये काम किसका है, सर्वर का था जनरली पहले। इसी काम के लिए कौन डाला गया, जावास्क्रिप्ट। लेकिन अगर यही कोड यहाँ पे डाल दिया जाए, अब देखो सबमिट बटन पे क्लिक करो। एक मिनट पहले इसे क्या करो, अच्छा कुछ नहीं डालो, सीधे सबमिट बटन पे क्लिक करो। आ गया ना, नेम इज रिक्वायर्ड, इंटर वैलिड ईमेल, ये सब दिमाग कहाँ से आया, जनरली काम होता था कहाँ से, सर्वर से। ये कहा गया कि यार ये छोटे मोटे चेक्स हैं, क्या सर्वर हर चीज़ भेज रहे हो, छोटे मोटे चेक्स जो हैं वो कहाँ से कर दो, जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके HTML में डाल दो, जिससे इसके लिए सर्वर से कांटेक्ट करने की ज़रूरत ना हो। इसीलिए इसे कहा भी क्या है, क्या, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। और इसके अंदर की गई, जरा देखते हैं कैसी है। तो देखो काम, छोटे काम के लिए बनी थी कि नहीं बनी थी, ये किसके लिए बनी थी, छोटे कामों के लिए बनी थी। जब छोटे कामों के लिए बनी थी तो ज़्यादा भारी भरकम नियम लगा देता, तब क्या होता, ये चीज़ सफल हो पाती, नहीं हो पाती। अब देखते हैं जरा अच्छा इसके अंदर कोड। ये देखो स्क्रिप्ट है कि नहीं, यहाँ क्या लिखा हुआ, फंक्शन। तो जैसे जावा में मेथड होते हैं ना, जावा में फंक्शन नहीं होते जनरली, रीजन, क्योंकि जावा में क्या होते हैं, क्लास।
तो क्लास के अंदर कोई चीज़ बनती है तो वो क्या होती है, फिर मेथड होती है। वो क्या होता है, मेथड होता है। तो इन लोगों में होता है क्या, फंक्शन। फिर देखो जैसे मेथड का नाम होता है वैसे फंक्शन का नाम, जैसे वहाँ पैरेंथेसिस होते हैं वैसे यहाँ है। क्या अलग है बताओ, वहाँ कर्ली ब्रेसेस हैं, यहाँ कर्ली ब्रेसेस। और इसके बाद फिर हम लोग क्या यूज़ करते थे, वेरिएबल। याद करो जावा में क्या यूज़ करते हो, वेरिएबल। और वेरिएबल को बताते थे क्या, वेरिएबल का टाइप बताते हो ना, स्ट्रिंग है कि इंट है डिक्लेयर करते थे। यहाँ देखो क्या लिखा गया है, लेट। यहाँ जो इज वैलिड है ये वेरिएबल का नाम है, ट्रू क्या है, वैल्यू है। जावा रही होती तो बूलियन लिखे होते ना, ये जावा स्क्रिप्ट है। यहाँ कहती है आपको टाइप बताने की ज़रूरत, इन चक्करों में मत पड़ो कि बता रहे हो टाइप, सीधे लिखो। और यहाँ क्या लिखा है, लेट ना, काम कर रहा है नहीं, लेट। और भी बताएंगे, और तरीके भी हैं। जावास्क्रिप्ट तो ऐसी लैंग्वेज है, यहाँ वेरिएबल का टाइप या लेट मेट कुछ भी नहीं लिखोगे तब भी जावास्क्रिप्ट काम करेगी। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को डिक्लेयर करना जरूरी नहीं है, जावा से अलग है। जावा में डिक्लेयर भी करते थे और टाइप बताते थे ना डिक्लेयर करने के टाइम पे, न यहाँ डिक्लेरेशन करो तब भी चलेगा और न टाइप, और टाइप बताने की तो यहाँ कोई ज़रूरत है ही नहीं। और आगे देखो सपोर्ट लिखा है यार, कॉन्स्ट लिखा है, इफ़ लिखा है, इस तरह से लिखा है ना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ये सब लिखा है। ऐसे ही तो मेथड वेथड वहाँ कॉल कर रहे थे। बताओ कुछ बहुत अलग है क्या, लैंग्वेज है ये जो किस पे चलती है, ब्राउज़र पे चलती है। लेकिन जावास्क्रिप्ट अकेले में खुले में कभी चलती नहीं थी। जावास्क्रिप्ट चलाने का यही तरीका था, जावास्क्रिप्ट बनाया था इस बंदे ने इसलिए, है ना, कि ब्राउज़र में क्लाइंट साइड पे जो सब कुछ बड़ा स्टैटिक है, रुका रुका सा है, इसको कैसे क्या बनाया जाए, डायनेमिक बनाया जाए। कई बार तुम ऐसा भी देखे हो ना, कहीं कर्सर लेके गए, खुल गया ना, ये कहाँ से फीचर आया, जावास्क्रिप्ट। अरे तुम्हारा वी टाइगर देखो, वी टाइगर में जाते हो, लीड्स पे कर्सर लेके जाते हो तो लीड्स के वो खुल जाते हैं ना, ये डायनेमिक फीचर कहाँ से आया, जावास्क्रिप्ट से आया। HTML रहेगी तब तक एकदम बस सीधा सीधा छपा हुआ दिखाई देगा, बाकी उसके अंदर कोई जान नहीं होगी। पेज में जान डालता है कौन, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, हाँ इधर बढ़ जाओ। ठीक है, आई बात कुछ समझ में आपके। अब जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत समझ में आ रही है कि नहीं भाई, बहुत यूज होती है। अरे तुम देखोगे ना एक एक पेज में हजारों लाइन की जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। जो आजकल पेज तुमको बहुत सब डायनेमिक सा सब दिखता है, एकदम भाग रहा है, ये हो रहा है, इधर कुछ ऐड जा रहा है, उधर कुछ हो रहा है, कर्सर ले गए, कुछ हो गया, फलाना हो गया, ढिमाका हो गया, ये सब कोई कलाकारी HTML के अंदर नहीं है। HTML तो बस दिखाने भर की लैंग्वेज है। ये सारी कलाकारी डालनी है तो यूज़ करोगे कौन सी, एक लैंग्वेज, और वो लैंग्वेज क्या है, जावास्क्रिप्ट। और ये कहाँ चलती है, ब्राउज़र में, सर्वर पे नहीं, ये ब्राउज़र में चलने वाली लैंग्वेज है। इसीलिए, और ब्राउज़र ही तो क्लाइंट है, इसीलिए इसे कहा भी कहा गया क्या, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है कौन, जावास्क्रिप्ट। 1995 में आई थी, वो लोग अपना यूज़ करने लगे। तब तक उतनी स्टैंडर्ड ये लैंग्वेज नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे करके जब देखे भाई लैंग्वेज के अंदर डायनेमिक बिहेवियर इसने डाल दिया था, और बड़ी लाइट, बड़ी हल्की सी लैंग्वेज थी, तो धीरे धीरे हर ब्राउज़र वाले, पहले तो नेटस्केप वालों ने अडॉप्ट किया था, बाद में हर ब्राउज़र ने जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट। और उन लोगों ने जावास्क्रिप्ट को क्या बनाया था, ओपन सोर्स बनाया था। तो जावास्क्रिप्ट का वो इंजन, वो कोड लेके लोगों ने अपने ब्राउज़र के अंदर क्या कर दिया, सेट कर दिया। धीरे धीरे ब्राउज़र सपोर्ट करने लगे, लेकिन तब भी ये था, स्टैंडर्ड की कमी थी, बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोसेस नहीं था। इसीलिए जावास्क्रिप्ट का कोड कभी कभी इस ब्राउज़र में काम करता था, उस ब्राउज़र में काम नहीं करता था। इसीलिए वो जो टाइम था, क्या कहते हैं, 95 से लेकर 99 का, उसको जावास्क्रिप्ट के लिए पीरियड में बोलते भी हैं क्या, वाइल्ड वेस्ट। वाइल्ड मतलब जंगली, वाइल्ड मतलब क्या, जंगली,
कि मतलब तब कोई स्टैंडर्ड, कोई रूल्स ज़्यादा जावास्क्रिप्ट में तब उतने नहीं थे। और वेस्ट क्यों कहते हैं? WEST, वेस्ट मतलब पश्चिम ना, क्योंकि US में जो वेस्टर्न वो है एरिया है। अरे बड़ी फिल्में तुम लोगों ने कभी देखी होगी या हिंदी वालों ने कॉपी की है कि जिसमें घोड़े पे चलते हैं, बड़ा सा कपड़ा बना रहेगा, हैट लगाए रहेगा, जो काउ बॉयज होते हैं उनको कहते हैं वेस्ट एरिया। थोड़ा वहाँ का भी US का भी क्या कैसा एरिया है वो, थोड़ा हाँ वेस्टर्न था, बड़ा मारकाट होता था। तो इसे क्या कहते हैं इसको? वाइल्ड वेस्ट। बाद में 99 के बाद इस पर विचार किया गया कि अब इसके लिए भी सही से रूल और स्टैंडर्ड बनाया जाए, जिससे हर ब्राउज़र, क्योंकि सारी दुनिया इसको यूज करना क्या कर दी थी, हर ब्राउज़र वाले स्टार्ट कर दिए थे। तब उन लोगों ने इसके प्रॉपर क्या बनाए, रूल्स बनाए। ठीक है, इसके बाद चलता रहा ये लैंग्वेज। फिर 2005 में इसमें एक और बड़ा ब्रेक थ्रू आया। तुम लोगों ने देखा होगा एप्लीकेशंस में कई बार पूरा पेज नहीं चेंज होता, थोड़ा सा हिस्सा ही चेंज होता। अरे ऐसा इसमें भी है भाई। किसमें? वी टाइगर में नहीं है? हाँ दिखाएं भाई, ये वाला फीचर देखो यार, इसको पूछना तुमसे कभी भी पूछते हैं कि ये होता क्या है। हेलो, हाँ हाँ आज रहेगी हमको 10 मिनट का टाइम दो, हम बता 10 मिनट का टाइम दो, मैं कॉल करूँ। हाँ हाँ वही मैसेज डाल देंगे, कॉल। हाँ बात समझ में आई मेरी? क्या बता रहे थे यार? वही हाँ एजेक्स। भाई ये देख लो यार, एजेक्स तो जानो। ये पूछते हैं इंटरव्यू में, एक सवाल ये होता है एजेक्स एलिमेंट्स को हैंडल कैसे करोगे? तो जानोगे एजेक्स तब तो। क्या है यूजर नेम, पासवर्ड एक्सपर्ट भी। देखो पूरा पेज घूमता है ना, जब ये देख रहे हो, ये चक्री घूम रही है, ये जो चक्री घूम रही है तुमको दिख रही है, छोटी सी ये व्हील जो घूम रहा है। तो व्हील जैसे देखो, अगर हम ऐसे रिफ्रेश कर देंगे तो क्या होगा? ये देखो ऊपर घूम रहा है ना, मतलब क्या होता है, फिर से एक रिक्वेस्ट जाती है और फ्रेश वहाँ से पूरा पेज एज ए रिस्पांस फिर से आता है। इसको बोलते हैं सिंक्रोनस कॉल। क्या? सिंक्रोनस कॉल या सिंक्रोनस ट्रांजैक्शन। लेकिन कभी कभी तुम देखे होगे, जैसे मान लो यहाँ लिखा है पेंडिंग एक्टिविटीज़, मान लो यहाँ पे 10 है, किसी एक ने और बना दी तो अब कितनी हो गई? 11। हम चाहते हैं कि अपडेटेड सारी एक्टिविटीज़ पेंडिंग वाली आ जाए। ठीक है, तो कैसे करेंगे? एक तो रास्ता है, हम पेज को क्या कर दें, इस पेज को क्या कर दें, पूरे पेज को ही क्या करते हैं, हम रिफ्रेश कर दें। एक तो रास्ता है पूरे पेज को रिफ्रेश करेंगे तो सब कुछ रिफ्रेश हो जाएगा ना। लेकिन हमको सिर्फ अगर पूरे पेज को करोगे तो पूरा पेज फिर से लोड होगा, तो टाइम भी लगेगा, डेटा भी लगेगा कि नहीं लगेगा? जबकि तुम चाहते हो कि बस इतने हिस्से में डेटा अपडेट हो जाए, तुमको पूरा पेज अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जानते हो, यहाँ देख रहे हो बटन दिख रही है, ये रिफ्रेश टाइप की दिख रही कि नहीं? क्लिक करो, ये घूमने लगा कि नहीं घूमने लगा? अब क्या होगा, पूरा पेज चेंज होने के बजाय, पूरा पेज अपडेट होने के बजाय एप्लीकेशन का एक छोटा सा हिस्सा ही क्या होगा, चेंज या अपडेट होगा। इसी को क्या बोलते हैं, एजेक्स। जब कभी भी तुम कोई वेब एप्लीकेशन यूज़ करो और यूज़ करने के टाइम पे ये ऊपर वाला हिस्सा घूमे ना, ऊपर वाला हिस्सा ना घूमे, नीचे ही कोई हिस्सा या इस तरह से व्हील हो या इस तरह से हो। देखो ये देख रहे हो, ये क्या है, ये व्हील, ये बता रहा है कि काम हो रहा है, रिक्वेस्ट जा रही है, रिस्पांस आ रहा है, लेकिन पूरा पेज चेंज नहीं होगा। एक छोटा सा हिस्सा भर ही क्या होगा, अपडेट होगा, जो आप जिसके लिए वो फीचर बनाया गया है। इसी को क्या बोलते हैं, एजेक्स। तब 2005 में एजेक्स ये गूगल वाले ले आए थे। एजेक्स वाला फीचर कौन लाए थे? यही जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके उन लोगों ने लिखा था। तो जावास्क्रिप्ट चली गई इसके बाद और लेकिन जावास्क्रिप्ट कहाँ चलती थी?
सिर्फ ब्राउज़र के अंदर। कहाँ? सिर्फ ब्राउज़र के अंदर। बंदा कैसे यूज़ करता था उसको? HTML के अंदर यूज़ करता था, HTML के अंदर। वैसे कहाँ दिख रही है? तो वैसे देखो यहाँ जावास्क्रिप्ट दिखाई दी कि नहीं? ये वाला जो कोड दिखाया है बताओ। ये देखो यहाँ दिखाई दी कि नहीं जावास्क्रिप्ट? दिखाई दी ना। बहुत सी जगह ऐसा भी मिलेगा, ध्यान सुनना, बहुत सी जगह ऐसा मिलेगा, कोई पेज खुलेगा अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड दिखाई नहीं देगा, तो तुम सोचोगे जावास्क्रिप्ट सर जी यहाँ यूज नहीं हुई है, लेकिन गलत सोच रहे हो। वो अच्छे काम करते हैं। रुक जाओ, ये पेज दिख रहा है, इसको सेव करें, Ctrl+S, सेव एज हो रहा है ना, एक HTML है ना, लेकिन सिर्फ HTML डाउनलोड नहीं, सेव नहीं होगा। चलो हम इसको सेव कर देते हैं डेस्कटॉप पे। कहाँ गया भाई? क्या नाम था? आ गया, यही है ना HTML। सेव किए हो? ध्यान से देखो, बगल में एक फोल्डर भी हुआ है। आजकल की HTML एडवांस हो गई हैं। HTML में सिर्फ HTML ही नहीं है। सेव किए तो देखो एक HTML फाइल भी सेव हुई और बगल में एक क्या सेव हो गया? फोल्डर। जरा फोल्डर के अंदर जाओ, इसके अंदर .js नहीं दिख रहा है भाई। इनके अंदर क्या लिखी है? खोल के देखो, जावास्क्रिप्ट। तो इसको वो लोग क्या कर रहे होंगे? HTML के अंदर क्या कर रहे होंगे? कॉल कर रहे होंगे। लेकिन मेरा कहने का क्या मतलब है? मेरा कहने का मतलब है आजकल जनरली हर पेज में जावास्क्रिप्ट यूज हो रही होगी। या तो ऐसे डायरेक्ट ही बंदा कोड लिख दे रहा होगा जैसे यहाँ लिखा गया है, और या तो एक और फाइल में लिख के उसको यहाँ पे क्या किया कर लिया होगा? कॉल किया होगा, जैसे यहाँ तुमको दिख रहा है यार, सब तुम्हारी आंख के सामने है। यहीं पे आओ, राइट क्लिक करो जरा, और क्या कर दो इसको, इंस्पेक्ट। आ जाओ, स्क्रिप्ट दिख रहा है कि नहीं? स्क्रिप्ट करके टैग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अंदर जाके देखो क्या दिख रहा है। यहाँ देखो लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट, ये देखो डायरेक्ट कोड लिखा हुआ है। और बहुत जगह ऐसा भी देखोगे स्क्रिप्ट के अंदर कोड नहीं लिखा होगा किसी यहाँ जैसे देखो ये भी स्क्रिप्ट लिखा है, यहाँ सीधे कोड नहीं लिखा है, इसके अंदर सीधे क्या लिखा है कि ये बता रहा है कि फलाने जगह पे एक .js फाइल है। कहाँ पे है? modtrackercommon.js बता रहा है कि नहीं? कहाँ है? वही जो सेव हुई है। मेरा और अब मतलब क्या है कहने का? सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट का यही यूज था। और जैसे ये देख रहे हो कि इस पे माउस ले गए, इस पे माउस ले गए, खुल गया। ये किसकी कलाकारी है? जावास्क्रिप्ट। आई बात समझ में? तो जावास्क्रिप्ट का सिर्फ यही यूज़ था। तो हम टेस्टर्स के लिए जावास्क्रिप्ट का जनरली कोई यूज नहीं था। ये किसके लिए था? डेवलपर्स के लिए। और डेवलपर्स भी क्या, डेवलपर तो सर्वर साइड ही कोडिंग करते हैं। जो डिज़ाइनर होते थे या उन्हीं के लिए जावास्क्रिप्ट मेनली मैटर करती थी। ठीक है। और हम टेस्टर्स के लिए क्या यूज़ था? हम टेस्टर्स के लिए एक ये यूज़ था, आपने देखा तो हर चीज़ आप देखो सेलेनियम से नहीं होता तो जावास्क्रिप्ट से करने की कोशिश करते हो कि नहीं करते हो? क्यों करते हो जावास्क्रिप्ट से? क्योंकि हर ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करता है। लेकिन दुनिया तब चेंज हुई है, कब? जावास्क्रिप्ट की 2009 में, जब एक बंदे ने, देखो नाम तो हम भूल रहे हैं, वो बंदा आया है इस कंसेप्ट के साथ आया है कि जो जावास्क्रिप्ट है अभी तक सिर्फ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए यूज़ हो रही है, सर्वर साइड सॉरी इस पे क्लाइंट साइड सर्वर साइड के लिए यूज नहीं हो रही है। उसने कहा, उसने ये कंसेप्ट दिया कि जावास्क्रिप्ट को भी हम सर्वर साइड पे यूज कर सकते हैं। और उसके लिए फिर इसने एक टूल या एक प्लेटफॉर्म बनाया, एक टूल बनाया जिसका नाम दिया उसने एक सेकेंड, जिसका नाम दिया
नोड जेएस। इसने एक प्लेटफॉर्म बनाया, नाम क्या दिया, नोड जेएस, और कहा नोड जेएस वो चीज़ है जो ये जावास्क्रिप्ट अभी तक सिर्फ कहाँ चल पाती थी, ब्राउज़र के अंदर। कहाँ चलती थी, ब्राउज़र पे चलती थी ना। अब से जावास्क्रिप्ट बाहर की दुनिया में भी चल सकती है, और उसको चलने के लिए जो प्लेटफॉर्म चाहिए हम बना के दे रहे हैं, और उसका नाम क्या रखा, नोड जेएस। और भाई जावास्क्रिप्ट तो खूब यूज हो ही रही थी, है ना। और जब बाई क्लाइंट साइड के लिए हर जगह यूज हो रही थी, जब सर्वर साइड को भी सपोर्ट करने लगी कौन, नोड जेएस, तब इसके बाद लोग क्या सोचने लगे कि यार दो लैंग्वेज क्यों सीखो। नहीं, पहले क्या सीखते थे, जावा भी और जावा स्क्रिप्ट भी। जावा से सर्वर साइड कोडिंग करते थे, जावा स्क्रिप्ट से क्या करते थे, क्लाइंट साइड, या इसी को बोले दो नाम क्लाइंट को ही क्या बोलते हैं, फ्रंट एंड, और सर्वर को क्या बोलते हैं, बैक एंड, है ना। तो फ्रंट एंड के लिए जावास्क्रिप्ट यूज होती थी, बैक एंड के लिए ये जावा, सी शार्प, PHP ये लोग यूज होती थी, पाइथन। तब वही 2009 के बाद जब से नोड जेएस आया, तो उसने कहा अब से जावास्क्रिप्ट बाहर भी चल सकती है, और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए भी, कोडिंग के लिए भी जावास्क्रिप्ट को यूज किया जा सकता है। तो अब लोगों के लिए थोड़ा आसान हो गया ना। तभी देखो एक नया टर्म निकल के आया मार्केट में, प्रोग्रामिंग की जॉब्स में, फुल स्टैक डेवलपर। वो कौन थे, वो यही थे जिनको जावास्क्रिप्ट आती थी अच्छे से। वही क्या करते थे, फ्रंट एंड भी जावास्क्रिप्ट में था, बैक एंड में किस में था, जावास्क्रिप्ट में था। मतलब जावास्क्रिप्ट में ही वो अकेले एक आदमी सारा काम कर लेता था। नहीं, पहले ये होता था कि फ्रंट एंड की कोडिंग कोई और करता था, बैक एंड की कोडिंग कोई और करता था। और जावास्क्रिप्ट लाइट थी, हल्की थी, सब कुछ था, इजी थी, समझने में भी क्या है, जावास्क्रिप्ट इजी थी। ये कई फैक्टर्स थे जिनकी वजह से धीरे धीरे जावास्क्रिप्ट का राइज होता चला गया, और कंपनियों ने जावास्क्रिप्ट खूब यूज़ करना शुरू किया। जो जावास्क्रिप्ट सिर्फ वेब ब्राउज़र में यूज़ हो रही थी, अब वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, हर गेम डेवलपमेंट, हर जगह जावास्क्रिप्ट यूज होना स्टार्ट हो। और अभी तुम अगर कहीं नेट पे देखो, शायद कहीं तुमको मिलेगा, मार्केट शेयर इसका बहुत तेज़ी से बढ़ा है पिछले 10 सालों में। जावास्क्रिप्ट से बड़ी लिमिटेड लैंग्वेज थी पहले, बड़े लिमिटेड लोग यूज़ करते थे, सिर्फ वही जो कौन थे, फ्रंट एंड डेवलपर्स थे। लेकिन आज ये है कि दुनिया में हर जगह यूज़ हो रही है क्या, जावास्क्रिप्ट। आजकल डेवलपमेंट में जावास्क्रिप्ट खूब यूज़ हो रही है। किसके बदौलत, यही नोड जेएस। और इसके बाद नोड जेएस बनाया, और नोड जेएस बनाने के बाद इन लोगों ने क्या किया, डेवलपमेंट के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया। क्या बनाया, डेवलपमेंट के लिए क्या बनाया, फ्रेमवर्क बनाया। क्या नाम था उसका, आई थिंक रिएक्ट, है ना। रिएक्ट करके एक बनाया, और उस पर डेवलपमेंट होना क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। और आज इस समय दुनिया में बहुत यूज़ हो रहा, कॉल भी आ रही होंगी, बहुत से लोग कर भी रहे होंगे जावास्क्रिप्ट ना। हेलो, कहाँ पहुँचे, किससे बात करनी भैया, हेलो, हाँ राहुल जी, अच्छा, हाँ, अच्छा, हाँ भैया, नहीं, क्या है, नोड जेएस। अब आपको करना यही है, आपको तो क्या करना है भाई, कोई आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट तो करना नहीं है, आपको क्या करना है, जावास्क्रिप्ट में कोडिंग करनी है टेस्टिंग के लिए। तो चाहे सर्वर साइड कोडिंग करनी हो, चाहे टेस्टिंग के लिए करनी हो, जावास्क्रिप्ट से कोई काम करना हो, तो जावास्क्रिप्ट से कुछ भी हो सकता है। चाहे एआई का इम्प्लीमेंटेशन हो, चाहे ऐप डेवलपमेंट हो, कुछ भी जावास्क्रिप्ट से हो सकता है। तो कुछ भी करना हो, सबसे पहले आपको नोड जेएस डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है।
कैसे करोगे? सिंपल नोड जेएस डाउनलोड नोड जेएस करोगे। हाँ, विंडोज़ के लिए करना है। और चलो विंडोज़ इंस्टॉलर कर लिए। तो क्या साइज़ है इसकी? 30 MB। अच्छा सॉरी, इनके सिस्टम पे हो रखा है, देख रहे हो? यही आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद देख रहे हो कि exe फाइल है ना, इसे क्या करोगे? डबल क्लिक करके क्या कर दोगे? इसे इंस्टॉल कर दोगे, है ना? इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल हो जाएगा तो एक बार ओपन करना क्या अपना CMD और इसके बाद लिखना node -v, इंटर मारना। अगर बता दे वर्जन, जैसे बता रहा है 22 वर्जन आपके सिस्टम पे है, तो इसका मतलब है कि आपके सिस्टम पे Node.js क्या है? इंस्टॉल है। अब आप जावास्क्रिप्ट का यूज कर सकते। क्लियर है? अच्छा, जावास्क्रिप्ट के बारे में एक बात और याद रखो। जावा के बारे में क्या था? कोड लिखते थे, कंपाइल कराते थे, तब चलाते थे ना। कंपाइल कराने में गलती पकड़ लेता था ना, ये सब होता था कि नहीं होता था? तो भैया जावास्क्रिप्ट के बारे में एक बात जान लो, इसमें कंपाइल वंपाइल का कोई कंसेप्ट नहीं है। आप सीधे कोड लिखो, सीधे चलेगा। ये सेम फिलॉसफी जावास्क्रिप्ट की भी है, VB स्क्रिप्ट की भी है, पाइथन की भी है, पर्ल की भी है, PHP की भी है, रूबी की भी है, कि ये कंपाइल वंपाइल नहीं होंगे, डायरेक्ट क्या होंगे? रन होंगे। आप उनको दोगे वो। हमारे जावा में क्या अच्छी बात है? जावा में एक अच्छी बात है, आपका कोड पहले क्या करता है? वो कंपाइल करता है। तो कंपाइल करता है तो कुछ गलत होता है तो क्या करता है? बता देता है, पहली बात। और दूसरी बात, उस हिसाब से अपने कोड को सेट कर लेता है जिससे चलाने में उसे क्या हो? जल्दी। लेकिन जो जावास्क्रिप्ट है वो कंपाइल वंपाइल नहीं करता। वो लाइन पर वो आप गलत भी कोड लिख दोगे, वो बोलेगा नहीं कुछ। जब आप उसे रन करोगे उस लाइन पे आएगा, तब बोलेगा गलत लिखा है। और जावास्क्रिप्ट, जावा क्या करता है? गलत लिखे हो तो शुरू में ही बोल देगा क्या कि भैया गलत लिखा है, कंपाइल करने के टाइम पे ही। तो इसमें कंपाइलेशन का कोई कंसेप्ट नहीं है, याद रहेगी ये बात। और दूसरी एक चीज़, जावा में एक्सटेंशन क्या था? .java। इसमें है .js। क्या है? .js। अगर कोई भी फाइल बनाओगे तो एक्सटेंशन क्या दोगे? .js दोगे, ठीक है? अच्छा और अच्छा, अब दूसरी बात आ गई। तो इतना आप लोग कर लोगे, Node.js क्या कर लोगे? इंस्टॉल कर लोगे। अब इसके बाद देखो, कोडिंग जैसे जावा में नहीं करते थे सीधे नोटपैड पे, वैसे सीधे यहाँ पे भी कोडिंग कर सकते हो। जैसे मान लो नोटपैड उठाएं, करें कोड, मान लो ऐड करने का कोड लिखें। क्या करने का? 2 नंबर्स को ऐड करने का। तो लिख रहे हैं x बराबर 100, y बराबर 200। अरे सॉरी, इसमें भी होता है, हर लाइन के बाद क्या लगता है? सेमीकोलन। z बराबर x प्लस y, और फिर यहाँ मेथड चलता, यहाँ चलता है ऐसे, क्या? कंसोल डॉट लॉग और लिख दो क्या? z। ये 4 लाइन का कोड आपने लिखा, ये जावास्क्रिप्ट का कोड है। लिखो, लिखने के बाद क्या करो? इसे सेव करो। मान लो डेस्कटॉप पे कर दें, लिख दें फर्स्ट कोड डॉट क्या? JS, ऑल फाइल्स करो, और ये आपने जावास्क्रिप्ट का कोड लिख दिया। जावा की तरह क्लास बनाना, मेथड बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, तुम्हारी आँख के सामने। वेरिएबल डिक्लेयर करना, टाइप बताना, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। सीधे आप लिख के यूज कर सकते हो जावास्क्रिप्ट। आई बात समझ में? अच्छा, नोटपैड पे करोगे। एक तो रास्ता है क्या, किससे चलाने का इसको? नोटपैड से। और एक तरीका है कि हम लोग जैसे नहीं यूज़ करते हैं इक्लिप्स, वैसे ही इसका भी कोई हम क्या यूज़ करें?
एडिटर और क्या आईडी। तो एक बड़ा फेमस है जिसका नाम है क्या नाम है इसका, VS कोड, जो यहाँ पे इस समय इनके सिस्टम पे है, दिख रहा है VS कोड। तो आपको ये VS कोड डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके लिए कोडिंग करना थोड़ा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका VS कोड। आप लोग क्या करो, आज डाउनलोड कर लो और इसे इसके बाद इसे सिस्टम पे क्या कर लो, इंस्टॉल कर लो। और इसके बाद तब फिर आप यहाँ पे डायरेक्टली, जैसे अगर हम यही करें, देखें, अच्छा यही देखते हैं, काम करते हैं। कहाँ पे है वो फोल्डर, कोड कहाँ लिखे हैं हम, डेस्कटॉप पे है। चलो न्यू पे जाते हैं, फोल्डर जाते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं XYZ, और कोड कहाँ है, क्या नाम था उसका, फर्स्ट code.js। कहाँ गया, इसी में है ना। एक काम करते हैं, ये खुला है ना मेरा अभी, यहाँ पे देखो VS कोड ओपन है ना, और यहाँ पे देखो ऑप्शन होगा तो सेव का है, नहीं एक फोल्डर हैं, ओपन फोल्डर, और फोल्डर का नाम क्या है, XYZ। खुल गया ना, उसी के अंदर है क्या, फर्स्ट code.js। ठीक है, कह दो भाई आई ट्रस्ट दी ऑथर्स, और इसके बाद यहाँ पे प्ले नाम की बटन है साइड में, क्लिक करो, रन एंड डिबग पे क्लिक करो, Node.js सेलेक्ट करो, कैन नॉट फाइंड node.dependency path डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ नहीं, अच्छा ये शायद ये गलती की तो नहीं किए, पहले क्या इंस्टॉल किए ना, करना ये चाहिए पहले क्या, Node.js, इसके बाद क्या डालो, VS कोड, तब तो VS कोड Node.js का पाथ क्या ले लेगा। अब तुम Node.js को पहले, उसको VS कोड को पहले डाल दोगे और Node.js को क्या डालोगे बाद में, तो वो पाथ नहीं है। अब इसका पाथ क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा यार, एक सेकेंड। अच्छा वो हाँ क्रिएट कर, इसको पहले रीस्टार्ट करते हैं। हेलो, हाँ हाँ हेलो, हाँ नमस्ते। अच्छा 2 मिनट रुक, जो तुमको कॉल करना, मैं एक मिनट। ये देखो चल गया कि नहीं चल गया, और आंसर क्या आ गया 300। ये इसका डिबग कंसोल है, जैसे वहाँ कंसोल था वैसे यहाँ भी कंसोल है, ठीक है। तो हमको तो इसी पे यूज़ करना है, इसी तरीके से यूज़ करना है, ठीक है।
और देख रहा हो उससे ज़्यादा आसान लग रही है ना क्लास बनाओ ना मेथड बनाओ, है ना। जरूरी नहीं है बनाओ, ऐसा नहीं बनेगा, क्लास मेथड इसमें भी बनते हैं, लेकिन नहीं भी बनाओ तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मत बनाओ मन करे तो। वेरिएबल को डिक्लेयर देखो कर रहे हैं, नहीं किया, सीधे इनिशियलाइज कर दिया ना। मन करे तो डिक्लेयर करो, लेकिन डिक्लेयर करने में भी जावास्क्रिप्ट इसका इजाज़त नहीं देगा कि तुम स्ट्रिंग इंट बोलो, बस ये बोलो क्या, लेट। यहाँ चलो एक काम करेंगे, कल देखेंगे इसी पे आगे, तो कल इसके देखेंगे क्या, वेरिएबल्स। पहले अपने सिस्टम पे सब लोग नॉर्मल कॉन्फ़िगर करके बिना उसके, तो वहाँ पे वेरिएबल भी कितने तरीके से बनते हैं, इसमें 4 तरीके से। या तो वैर लिखो, या तो लेट लिखो, या तो कॉन्स्ट लिखो, 3, या तो कुछ मत लिखो तब भी बनेगा। समझ रहे हो, चारों तरीका है इसमें, ठीक है। और ये जो सबसे पुराना तरीका कौन सा मालूम है, यही पहले था कुछ नहीं लिखने वाला, इसके बाद तरीका आया था कौन सा, वैर। ये तो 2015 में जावास्क्रिप्ट में फिर बहुत चेंजेस किए गए और इन लोग को लाया गया, लेट को, कॉन्स्ट को। पहले ये सब नहीं था। जैसे हम लोग में क्या होता था, लोकल वेरिएबल कंसेप्ट होता था जावा में ना, जिस मेथड डिक्लेयर करोगे उसी में यूज होगा, बाहर नहीं। जावास्क्रिप्ट में ये सब कुछ नहीं था, चाहे जहाँ वेरिएबल बनाओ, चाहे जहाँ यूज करो, कहीं कोई रोक नहीं, है ना। वही वाले वेरिएबल थे वो वैर वाले। सारे वेरिएबल क्या बनते थे, ग्लोबल बनते थे, या नहीं लिखो तब भी वैर। बाद में ये सब ले आए कि यार जब ज़्यादा यूज बढ़ गया, लोग सर्वर साइड के लिए भी यूज करने लगे, तब 2015 में और चीज़ें ले आए, लेट ले आए। लेट कैसा है जानते हो, तुम्हारे लोकल वेरिएबल जैसा। जैसे लोकल वेरिएबल क्या है, जो वेरिएबल जिस ब्लॉक में डिक्लेयर होता है वो उसी ब्लॉक तक यूज होगा, उस ब्लॉक के बाहर नहीं ना। उसी कंसेप्ट के साथ लेट आए और कौन आए, कॉन्स्ट। लेट जो है, कॉन्स्ट का मतलब कांस्टेंट। जैसे जावा में फाइनल नहीं था, एक बार वैल्यू डालोगे फाइनल हो गई, दोबारा नहीं डाल सकते, वही काम यहाँ पे कौन करता है, कॉन्स्ट करता है। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू बदलेगी नहीं, जो एक बार वैल्यू डाल दी तो डाल दी, अब आप उसको आगे चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलो